हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ कर। आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपका जो जीएस वाला पोर्शन है उसका डर आपके दिमाग से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएंगी चीजें, साथ ही साथ हम उसको याद भी कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। इतिहास का ये हमारा 32nd लेक्चर है। इसके पहले 31 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो शुरू से जरूर शुरुआत करिएगा, जिससे एक कनेक्टिविटी बनी रहे, आपको ये पता रहे कि हम कैसे एक दूसरे से चीजें को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं। तब आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज याद हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ हम हर एक सब्जेक्ट को, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और इसके अलावा आपका साइंस वाला पोर्शन हो गया, सब कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब हमारा कंप्लीट हो जाएगी लूसेंट, हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक टेस्ट लेंगे, जो आपका है कंप्लीट लूसेंट टेस्ट। ये रहेगा ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। और जब आपका टेस्ट होगा इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम, जो सेकंड रैंक लाएगा उसको 2500 का, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको 1700 का इनाम मिलेगा। और ये आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट आपको जरूर करना है। ऑनलाइन रहेगा तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्तों के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई कि गुप्तों के बारे में, अब साम्राज्य बड़ा है तो उसका हमें प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा है। गुप्त शासक जो थे आपके, उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। याद रखिएगा, किसी भी जब हम वंश के बारे में पढ़ेंगे तो संस्थापक जरूर याद रखना है, चाहे वो सुंग वंश का हो, चाहे कण्व का हो, सातवाहन का हो। आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ इसका तो ये है। ठीक है, सातवाहन का सिमुख है, पुष्यमित्र सुंग वंश का, ये बिल्कुल क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि आपके संस्थापक जो है, फाउंडर जो है, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका गुप्त शासक है जितने भी, तो संस्थापक जो है पहला वो है श्रीगुप्त। और जो इसमें प्रतापी राजा चालू होता है वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम से। ठीक है, फिर आएगा इनका बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसके बाद आएगा आपका कुमारगुप्त, कुमारगुप्त और प्रथम, और फिर इसका आएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। इसके बाद आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। लास्ट जो है वो है आपका विष्णुगुप्त। तो ऐसे करके आपको लाइन से याद होने चाहिए कि हमने फिर कौन कौन से पढ़े हैं और किसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, ये भी याद होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा है कुमारगुप्त में कि इनका चंद्रगुप्त प्रथम में कि कुमार देवी से शादी होती है इनकी। ठीक है, लिच्छवी जो राजकुमारी है कुमार देवी से होती है। समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा है, एक तो वीणा बजाते हुए इनको इनके सिक्के में दिखाया गया है। ठीक है, ये जरूरी है। उसके अलावा जो प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन ने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, इसके बारे में भी याद रखना है। ठीक है, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त की बहुत सारी राजाओं को हराया, ये भी याद रखना है। समुद्रगुप्त का याद रखिएगा, मेनली फोकस था ज्यादा इलाका कैप्चर करने में, और इन्होंने युद्ध बहुत सारे से लड़े हैं। विवाह पे ज्यादा ये फोकस नहीं कर रहे थे। ठीक है, विवाह संबंध कमी थे, ज्यादा फोकस कर रहे थे युद्ध करके हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप देखेंगे कि सबसे मेन जो चीज है, इन्होंने शकों को हराया था। ठीक है, शकों को हराया, चांदी के सिक्के जो हैं जारी किए, और इसी में क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, इन्हीं के टाइम के कौन आता है, फाहियान आता है, तो फाहियान के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, कुमारगुप्त का जो मेन याद रखना है वो ये याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था इन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। अब आप देखेंगे कि बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आएंगे नालंदा विश्वविद्यालय में, और जो मेन केंद्र होगा शिक्षा का, अब वो बन जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। कौन बनवाता है, कुमारगुप्त प्रथम, इसीलिए कुमारगुप्त आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम क्या पढ़ चुके हैं, कुमारगुप्त में ही एक हमने मंदसौर अभिलेख भी पढ़ा है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, जिसमें हमें रेशम के श्रेणी बुनकर जो है उनके बारे में जानकारी मिलती है, सूर्य मंदिर के बारे में पता चलता है। मध्य प्रदेश में है आपका ये मंदसौर। फिर आता है स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त का जो मेन चीज है कि स्कंदगुप्त पहला गुप्त राजा होता है जो हूणों को जाके हराता है, और इसके टाइम पे हूणों का आक्रमण चालू होता है। हूण कौन होते हैं, विदेशी आक्रमणकर्ता होते हैं। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये चीजें जो है, आक्रमण जो है वो बाहर से स्टार्ट हो गया है।
ठीक है। चांदी के सिक्के की वजह से आपको पता चलेगा कि जो आपके गुप्त राज्य है, साम्राज्य है, उसका जो आर्थिक व्यवस्था है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। कुमारगुप्त में मंदसौर वाला जो अभिलेख है उसमें ये पता चलता है कि बेचारे रेशम बुनकर जो हैं वो मंदसौर वाले इलाके में आ जाते हैं, क्योंकि व्यापार धीरे धीरे कम हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं। बस इतना जान के चलिए कि आपका धीरे धीरे क्या हो रहा था, विदेशी आक्रमण लास्ट में चालू हो जाता है, उसके पहले आर्थिक व्यवस्था जो है गुप्तों के टाइम पे वो कमजोर हो रही थी। यहाँ पे हम देखेंगे गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में उन्होंने एरिया अपना बना रखा था, तो प्रशासनिक व्यवस्था सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वो थी देश। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं ना, राज्य की जगह आप क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं देश। ठीक है, देश जो था वो क्या कहलाता था आपका, जैसे भारत देश हो गया तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसका जो शासक होगा वो कहलाएगा गोपना। ठीक है, याद रखिएगा ये कहलाएगा गोपना। गोपना का आप गोपी से भी रिलेट कर सकते हैं कि गुप्तों के टाइम पे जो आपका देश है उसका हेड होता था गोपी। देश के नीचे, जैसे आपका ये हो गया देश, देश का हेड हो गया आपका गोपना। देश के नीचे जो है प्रांत, प्रांत की जो इकाई है, जो छोटी इकाई है, देश से छोटी इकाई, वो कहलाती थी भुक्ति। ठीक है, याद रखिएगा, भक्ति की जगह हम क्या बोल रहे हैं, भुक्ति बोल रहे हैं। और इसका शासक जो है वो कहलाता था उपरिक। ठीक है, उपरिक। वैसे जो गांव वगैरह के लोग होंगे उनको पता होगा, जो गोबर के हम कंडे वगैरह बनाते हैं उपरी भी बोलते हैं कहीं कहीं पे उसको, है ना। आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं चाहे तो, उपरिक या यहाँ उपकार से भी आप रिलेट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो दूसरा जो हो गया देश, देश से छोटी इकाई जो है वो है भुक्ति। भुक्ति आप मान सकते हैं प्रांत, मतलब जैसे कि हमारे राज्य हो गए वो, उनका जो है शासक वो है उपरिक, मतलब जब आपका सीएम हो उसको आप उपरिक के बराबर मान सकते हैं। फिर भुक्ति के नीचे जब और छोटे इलाके की बात करेंगे तो वो हो जाएगा, भुक्ति के नीचे हो जाएगा विषय। विषय आप बहुत स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, विषय का हेड कौन होगा, विषयपति। तो ये तो आप बहुत शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि जो आपका विषय है वो क्या हो जाएगा, विषय आप मान सकते हैं जिला के बराबर। जैसे आज का टाइम पे जिला हो गया वो हो गया विषय। तो देश, भुक्ति, विषय, ये हो गया देश। देश का हो गया गोपना, गोपी जो है आपका देश का हेड है। भुक्ति जो है उसका हेड हो गया उपरिक, और जो आपका विषय है उसका हेड हो गया विषयपति। सबसे छोटी इकाई की बात करिएगा तो सबसे छोटी इकाई आपको भी पता है क्या होती है, हमेशा ग्राम होती है ना। गांव में ही विभाजित होता है, जैसे आज के टाइम पे छोटी इकाई सबसे ज्यादा गांव है। फिर उसके बाद गांव का प्रशासन कौन करता है, ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आज के टाइम पे ग्राम सभा द्वारा होगा। ग्राम सभा का मुखिया कहलाएगा ग्रामीक। ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले कि ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाएगा। ग्राम सभा क्या करेगी, गांव का प्रशासन देखेगी। और इसके अन्य सदस्य जो हैं वो महत्तर कहलाते हैं। आज के टाइम पे जिनको हम पंच कहते हैं वो गुप्तों के टाइम पे महत्तर कहलाते थे, उनका महत्व ज्यादा था इसलिए महत्तर कहलाते थे। ठीक है, तो ये जो मैं बीच बीच में आपको लाइन बोल देती हूँ कि उनका महत्व ज्यादा था इसलिए महत्तर कहलाते थे, ये रिलेट करने के लिए है। महत्तर को आप महत्व से कर सकते हैं याद, कि जब गुप्तों के टाइम पे जो आपके पंच होते थे उनका महत्व ज्यादा होता था, इसलिए हम क्या बोलते थे उनको, महत्तर। ग्राम का आपका ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा ग्रामीक, तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, इतनी तो कोई इसमें कठिन है नहीं, याद करने की बात है ना। उसके अलावा पुलिस का जो साधारण कर्मचारी है वो चाट या भाट, कहीं कहीं आपको चाट भी मिलेगा। ठीक है, चाट। तो जो आपका साधारण कर्मचारी है पुलिस का उसको चाट खाना बहुत पसंद है। ठीक है, और चाट या भाट, चाट भाट खाना बहुत पसंद है। ठीक है, वैसे हम चाट वाट खाना बोलते हैं तो आप चाट भाट खाना बोल सकते हो। किसको बहुत ज्यादा पसंद है चाट भाट खाना, ये पसंद है पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी। उसके अलावा जो मुख्य अधिकारी है, मुख्य अधिकारी की बात करें वो है दंड पाशिक। अब देखिए मुख्य अधिकारी है जो पुलिस का, उसको दंड देने का अधिकार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दंड पाशिक। दंड से आप याद कर सकते हैं कि दंड कौन दे सकता है, पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी है। आपको भी पता है जेल में ले जाते हैं फिर दंड दे सकते हैं, बस निशान नहीं पड़ना चाहिए, है ना, बॉडी में। तो ये दंड कौन दे रहा है, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दे रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, दंड पाशिक बोल रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर हो गया आपका देश जो सबसे बड़ी इकाई है, देश के नीचे हो गया आपका भुक्ति। ठीक है, और भुक्ति के नीचे हो गया विषय, और सबसे लास्ट में जो बात करें वो हो गया आपका ग्राम। देश का हो गया गोपना, गोपी से याद कर सकते हैं। भुक्ति का हो गया उपरिक। ठीक है, उपरिक, ऊपरी बनाने का में इंटरेस्ट है, भुक्ति को भक्ति करेंगे, ऊपरी बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा विषय, विषय का तो आपको याद ही रहेगा, ये हो गया आपका विषयपति। और ग्राम का हो गया ग्रामीक, और ग्रामीक की हेल्प के लिए आपको कौन मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे महत्तर। तो ये हो गया आपके पंच जिनको हम बोल रहे हैं महत्तर। उसके अलावा
अच्छा, पुलिस तो होगी ही होगी, आपको भी पता है कि पुलिस नहीं होगी तो आपके यहाँ चोरी ज्यादा बढ़ सकती है, डकैती बढ़ सकती है, बहुत ज्यादा मतलब जो गांव है, शहर है, वहां पे लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे ना, अपनी मनमौजी चलाएंगे। तो यहाँ पे पुलिस का होना जरूरी है। तो जो कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, चाट और भाट, चाट भाट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो अधिकारी है पुलिस का, वो क्या करता है, वो दंड देता है। तो ये दंड पाशिक हो जाएगा, दंड से रिलेटेड आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दंड पाशिक। ये आपकी बेसिक चीजें हो गई प्रशासन से संबंधित। अच्छा, प्रशासन से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं, किसी को ये भी नहीं पता होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन मतलब ऐसा मान लीजिए जैसे आज के टाइम पे आपका एक सेंटर में सरकार हो गई, मोदी जी हो गए, फिर स्टेट में डिवाइडेड है तो स्टेट में आपकी एक गवर्नमेंट हो गई, जैसे आपके अलग अलग स्टेट्स की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके बाद फिर और छोटे छोटे जैसे आपका संभाग हो गया, उसके बाद जिले हो गए, फिर उसके बाद तहसील हो गई, गांव हो गए, ये छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड है। उसके बाद हर जगह का आप देखेंगे हेड होता है। हमने कलेक्टर बना रखा है, हमने डिप्टी कलेक्टर बना रखा है, पुलिस में हमने डीएसपी बना रखा है। और ऐसे ही नीचे जब आते जाएंगे, पटवारी काम करेगा, सचिव काम करेगा। तो ये आप ग्राम सभा हो गई, ग्राम सभा के पंच हो गए। ये क्या है, ये सारे के सारे जो काम कर रहे हैं सरकार के लिए, और सरकार की जो जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, वो सब आपके प्रशासन में आएंगे। ठीक है, तो ये जितनी आज की चीजें हैं आप उस टाइम से रिलेट करते हुए चलेंगे। देश, भुक्ति, विषय, और फिर हो गया आपका ग्राम। फिर आता है यहाँ पे कि भूमि किस टाइप की थी। अब आप देखेंगे कि उस टाइम पे अगर हम देखें कि जैसे गुप्त काल हो गया या इतिहास की बात करें, तो गुप्त काल के टाइम पे अगर देखें तो मेन क्या चलता रहा होगा, एक तो कृषि इंपॉर्टेंट रही होगी, एग्रीकल्चर तो देखिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद व्यापार इंपॉर्टेंट रहा होगा, व्यापार दूर दूर तक जैसे व्यापार चलता है। उसके बाद कला और साहित्य का हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट है बुक वगैरह का लिखने का, कालिदास जी नाटक लिखते हैं बहुत सारे, साहित्य हो गया, कला हो गया। ठीक है, उसके अलावा मंदिर वगैरह हम बना रहे हैं, और छोटे छोटे जो आपके कारीगर वगैरह हो गए उनसे रिलेटेड आपका जो हो गया। ठीक है, शिल्पकार वगैरह हो गया, शिल्पकार हो गए। तो यहाँ पे कृषि तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे क्योंकि कृषि से क्या आता है, अच्छा खासा कर आता है, टैक्स आता है, इसलिए हम कृषि को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। गुप्त काल में जो आपकी भूमि थी वो ऐसे डिवाइडेड थी 4-5 प्रकारों में। क्यों डिवाइडेड थी, जैसे आप ऐसा तो है नहीं कि जैसे बंजर भूमि है वहां से भी सेम उतना ही कर वसूले जितना कि एक अच्छी जो आपकी काफी अच्छी उपजाऊ भूमि है वहां से वसूलेंगे। तो आपको पता है कर आपको बंजर भूमि से नहीं लेना है या बहुत कम लेना है। तो इसीलिए पहले हम भूमि का डिवीजन करते हैं कि कौन कौन सी भूमि किस प्रकार की है। एक आदमी के मतलब अंदर कितनी भूमि है जो बंजर है, कितनी भूमि है जो उपजाऊ है, तो उसको उस हिसाब से फिर टैक्स देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/4 से 1/6 जो पार्ट है वो लगता था टैक्स का। तो आप देख रहे हैं कि भू राजस्व जो आपका टैक्स रेवेन्यू है वो भी कम था, बहुत ज्यादा नहीं था, 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। उसमें भी ऐसा नहीं कि हर जगह से हम 1/4 ले लेंगे या हम 1/6 लेंगे, डिवाइड था। बंजर भूमि से आपको जैसे नहीं देना है, जंगली भूमि जो है वहां से आपको कुछ उस हिसाब से टैक्स कम लगेगा। तो इसलिए जो गुप्त काल में भूमि है जो हमारी वो डिवाइडेड है। सबसे पहले है क्षेत्र, वो क्षेत्र किसको हम बोल रहे हैं, कृषि करने योग्य भूमि जो उपजाऊ है। तो ऐसा बोलेंगे ना ये क्षेत्र हमारा सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो कृषि करने योग्य भूमि क्षेत्र हो गई। उसके बाद आता है वास्तु, वास करने योग्य भूमि जहां पे हम घर बना सकते हैं। तो आपको भी पता है जब हम वास करेंगे कहीं पे घर बनाएंगे तो उसका वास्तु जरूर देखेंगे। तो ये हो गया वास्तु। वास्तु किससे रिलेटेड होगा, जहां पे हम घर बनाकर वास करेंगे। तो ये हो गया घर बनाने के लिए वास्तु देखना पड़ेगा। फिर हो गया आपका चारागाह। चारागाह में अब चारागाह लिखा ही है तो सीधी बात है पशुओं के चारा योग्य भूमि होगी ये। ठीक है, उसके बाद एक आपकी है सिल। अब सिल समझ में नहीं आती कि सिल किस प्रकार की भूमि होगी, तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है। ठीक है, तो आप बंजर मान सकते हैं। तो सिल मतलब वहां पे ऐसा हो गया कि सिल नहीं सकते, सिलाई बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है ना, उसमें हम कुछ चला ही नहीं सकते हैं। सिल से आप याद करेंगे वो बिल्कुल सिला हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं कि बिल्कुल सिला हुआ है, उसमें हम जुताई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिल ऐसी भूमि है जहां पे हम जुताई नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अपरहत। अपरहत ऐसी भूमि है जहां पे जंगल हुआ करते थे, जंगली भूमि होती थी। तो जंगली भूमि का आप ऐसे नाम बिल्कुल सोचिएगा, बिल्कुल अलग सा है, थोड़ा कठिन सा, अपरहत। ठीक है, अपरहत जो है कहाँ मिलेगी आपको, ये जंगल भूमि का हम नाम रखते हैं।
तो आपको देखिए जब आप 4 ऑप्शन आएंगे तो चारागाह भूमि वाला तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु याद हो जाएगा कि हमें अपना घर बनाना है तो वास्तु देखना पड़ेगा, ये याद हो जाएगा। कृषि करने योग्य भूमि का क्षेत्र जो है हमारा बहुत अच्छा है, तो खेत क्षेत्र आप उससे याद कर सकते हैं, खेत अच्छा है क्षेत्र अच्छा है, कृषि करने योग्य हो गया। फिर सिल हो गया, याद रखिएगा सिलाई हो रखी है, सिल है सिलाई हो रखी है, इसलिए हम जुताई नहीं कर सकते, ये हो गया। अपराहत हो गया आपका जंगली भूमि से रिलेटेड, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको एक दो बार आप कर लेंगे। सिल मतलब सिलाई है तो हम जुताई नहीं कर सकते, इसलिए वो आपकी भूमि यूज नहीं हो सकती। उसके अलावा जंगली आपका जो इलाका है वो हो गया अपराहत, ठीक है। फिर सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र यूज होता था। अब अच्छा ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, ऐसा तो है नहीं कि ये लाइन क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गुप्त काल में सिंचाई के लिए क्या यूज होता था, चांसेस बहुत कम है पूछे जाने के। मैंने लेकिन ये इसलिए बताया है कि यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी खासी थी। मतलब हमने क्या किया है, कृषि भूमि हमने डिवाइड कर रखी है कि कौन सी भूमि है वहां पे कृषि अच्छी होगी, कौन सी भूमि है वहां पे जंगल है, कहाँ पे चारागाह है, कहाँ पे लोग रह सकते हैं। उसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था भी हमने कर रखी है, तो सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी है। तो आप देखेंगे कि हमने काफी ध्यान दे रखा है किस पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो गुप्त शासन में एग्रीकल्चर पे अच्छा ध्यान दे रखा है। फिर आता है श्रेणी। श्रेणी मैंने बताया था आपको व्यापार से रिलेटेड है ना, व्यापार वाला जो ग्रुप होता है, जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे व्यापारियों का एक ग्रुप होता है, तो हम गुप्त टाइम पे और उसके पहले भी व्यापारियों के ग्रुप को क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे, ठीक है। रेशम बुनकर के श्रेणी हो गए जैसे। तो श्रेणी का जो प्रधान होता था वो कहलाता था ज्येष्ठक। वैसे भी ज्येष्ठ हम किसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा है, तो श्रेणी में भी जो सबसे प्रधान है, सबसे बड़ा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्येष्ठक बोल रहे हैं, ठीक है। उज्जैन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ये जरूर याद रखिएगा। जो आपका उज्जैन है, हमने शिक्षा के लिए तो पढ़ा है कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन व्यापार का भी प्रमुख केंद्र होता है गुप्तों के टाइम पे। गुप्त काल में उज्जैन आपका व्यापारिक केंद्र भी था, ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, यानी सोने की मुद्राएं। अब आप कहेंगे कि मैम हमने तो ये देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए, मतलब उसके पास सोने की थोड़ा कमी रही होगी, है ना। तो यहाँ भी ये कैसे आया कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो ये है जब आप टोटल नंबर ऑफ स्वर्ण मुद्रा देखेंगे तो नंबर में सबसे ज्यादा गुप्त काल में जारी की गई है। तो गुप्त काल में हम चंद्रगुप्त प्रथम से चालू करेंगे ना, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस टाइम पे सोने के सिक्के नहीं थे, हाँ मतलब ये है कि स्थिति थोड़ा खराब हो गई थी तो उसने फिर चांदी के सिक्के जारी किए। तो स्वर्ण मुद्राएं अगर टोटल नंबर देखें तो सबसे ज्यादा कब जारी हुई है, गुप्त राजाओं के टाइम पे। लेकिन अगर सबसे शुद्ध की बात करें, है ना, प्योरिटी की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा प्योर किस टाइम पे था, तो आपके कुषाणों के टाइम पे बढ़िया प्योर सिक्के यूज होते थे, किसके, सोने के। प्योर अलग है, स्वर्ण मुद्रा के नंबर अलग है। जैसे प्योर मतलब आपका जैसे आप बोल दीजिए कि 99% या 100% सिर्फ सोने ही सोने से बना हुआ है, कुछ भी मिलावट नहीं है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि बना सोने से हुआ है, लेकिन आपका 95% या 90% ही सोना है, 10% हमने कुछ उसमें मिला दिया है ना, कोई और दूसरा मेटल, तो ऐसा भी चल सकता है। तो ये भी आपका बनेगा तो वो सोने का सिक्का ही, क्योंकि 90% उसमें सोना है, तो थोड़ा ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। तो गुप्त राजाओं के टाइम पे भी शुरुआती दौर में स्थिति बहुत अच्छी थी, इसलिए आप देखेंगे कि स्वर्ण सिक्काएं जो नंबर है स्वर्ण मुद्राओं का वो अच्छा खासा था। और उसमें मतलब आप देखेंगे कि उसका जो मतलब परसेंटेज ऑफ गोल्ड था वो भी ठीक ठाक था। बाद में धीरे धीरे स्थिति खराब होती है। अच्छा, स्थिति खराब क्यों होती है, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि स्थिति जो है वो खराब होती है, तो खराब होती क्यों है, सब तो अच्छा ही चल रहा है, राजा भी ठीक ठाक हैं, खेती भी ठीक ठाक चल रही है, दिक्कत कहाँ आती है। तो याद रखिएगा गुप्त टाइम पे जो एक सबसे मेन चीज स्टार्ट होती है वो होती है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था आप मौर्य शासन में देखेंगे कि डायरेक्ट कंट्रोल होता था शासक का, राजा का हर एक क्षेत्र में। वो अपने लोगों को भेजा करता था, जाओ तुम टैक्स वसूल कर लो, जाओ तुम ध्यान दो, हर जगह अपने अधिकारी लगा रखे थे। गुप्त टाइम पे स्टार्ट होता है सामंती व्यवस्था, जिसमें ये चालू होता है कि हमने सामंत एस्टेब्लिश कर दिए, तुम इकट्ठा करो हमारे पास पहुंचा दो। इस सामंती व्यवस्था के कारण क्या होता है, आपके लोग जो हैं, मतलब आपका धीरे धीरे व्यापार कम हो जाता है, अपने में सिमट के लोग रह जाते हैं, और जो आपके गांव है वो खुद हर चीज गांव में ही बनाने लग जाते हैं। तो दूसरे गांव पे डिपेंड नहीं करेंगे, दूसरे गांव पे डिपेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उनसे कुछ खरीदेंगे नहीं, और धीरे धीरे आपका आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार सब खराब होता जाएगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, व्यापार जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। और व्यापार जैसे ही डिक्रीज होगा तो सीधी बात है, जैसे ही आपका व्यापार कमजोर होगा तो आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या होगी,
कमजोर होगी, आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है, क्योंकि सोसाइटी में क्या हो रहा था, सामंती व्यवस्था आ गई, व्यापार कमजोर हो गया, इसकी वजह से धीरे धीरे आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों, इसकी वजह से धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई गुप्तों की, और आप लास्ट में देखेंगे हुनों का आक्रमण भी हो जाता है और धीरे से फिर आपके गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। काफी लंबे टाइम तक लेकिन चलता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत जल्दी ये चीजें हो जाती हैं, लंबे टाइम तक आपका चलता है गुप्त साम्राज्य। फिर हम देखते हैं प्रसिद्ध मंदिर। मैंने आपको बोला कि मंदिर आपको गुप्तों के टाइम के पढ़ने पड़ेंगे। अब मंदिर क्यों पढ़ने पड़ेंगे, तो याद रखिएगा गुप्त काल के पहले जो मंदिर बनाने का जो कला थी या जो आपका डिजाइन था वो डिफरेंट था। गुप्तों ने नई नई वैरायटी के मंदिरों का क्या किया, फिर मतलब उस टाइम पे आविष्कार किया कि ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और अलग अलग वैरायटी के मंदिर बनाने चालू हुए। तो ये आपको गुप्तों के टाइम पे देखेंगे आप कि मंदिर बनाने का जो आपका कला है उसमें काफी विकास हुआ, इसीलिए हम गुप्त काल के मंदिर पढ़ते हैं। और ये बहुत सारे मंदिर आज के टाइम पे भी प्रेजेंट हैं, तो इसलिए भी हमें उनके बारे में जानना होता है कि ये हमारे संस्कृति को बता रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, जैसे विष्णु मंदिर कहाँ है, तिगवा में या जबलपुर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको 3-4 मिलेंगे, 2 आपको यूपी में मिलेंगे। ठीक है, तो एक जबलपुर में मिलेगा आपको, एक नागौदा जो शिव मंदिर भूमरा में है मिलेगा मध्य प्रदेश में, नचना कुठार मध्य प्रदेश, और एक आपको खो नागौद मध्य प्रदेश, और ये आपका 2 जो है ललितपुर में मिलेगा आपको दशावतार मंदिर, और भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर ये जो है भीतरगांव में मिलेगा कानपुर में। अब जो जहां का है उत्तर प्रदेश वाला लोकेशन जरूर याद रखेगा, जैसे ललितपुर हो गया, भीतरगांव हो गया, है ना, और ललितपुर में भी देवगढ़ हो गया, तो यूपी वाला है वो स्पेसिफिक याद रखेगा। उसके अलावा जो एमपी वाले हैं तो ये एमपी वाले अपने स्पेसिफिक याद रखेंगे, जैसे उनको नागौदा पढ़ना पड़ेगा, नचना कुठार जो है मध्य प्रदेश में, खो जो है नागौद में, ये सारी चीजें आपको लोकेशन वाइज याद करनी पड़ेगी। जो बाहर के स्टेट वाले जैसे उत्तर प्रदेश वाले सिर्फ इतना ही याद कर लें कि भाई मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर खो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उसके अलावा पार्वती मंदिर आपको मिलेगा नचना कुठार मध्य प्रदेश, उसके अलावा भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश, उसके अलावा विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश। तो जो जहां का है उस हिसाब से याद करेगा, क्योंकि आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है। अगर दूसरे आप स्टेट के हैं, है ना, इतना डिटेलिंग नहीं पूछेगा, और ये नहीं पूछेगा कि तिगवा में किसका मंदिर है, कि तिगवा आपको दे दिया और पूछा कि अब बताइए विष्णु मंदिर है या शिव मंदिर है या पार्वती मंदिर है, ये भी नहीं आएगा। आपको ये पूछेगा कि विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए, या तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे विष्णु जी जो है, विष्णु जी तिगवा और ये मध्य प्रदेश, फिर उसके अलावा शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें शिव जी को रिलेट करना है, किससे, भूमरा से। ठीक है, भूमरा, और यहाँ मध्य प्रदेश में पार्वती जी नचना कुठार, तो पार्वती जी को नाचना बहुत पसंद था, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो। फिर आपको खोह में, एक बहुत ज्यादा खोह में जाके शिव मंदिर मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, भूमरा, भूमरा का आप यहाँ पे भूमि भी कर सकते हैं एक तो, ठीक है, सिंपल सा अगर बनाना है तो भूमि भी कर सकते हैं कि एक शिव मंदिर आपको भूमि में मिलेगा मध्य प्रदेश में, एक शिव मंदिर आपको बहुत खोह में जाकर मिलेगा मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर जो है इसका आप बना लीजिए तिग्गी, मतलब एक ऐसा नाम जो तिगवा जो है, ऐसा कुछ भी बनाएंगे तो ऐसा बनेगा नहीं, सिंपल सा बना लीजिए, तिग्गी नाम का व्यक्ति है, वो विष्णु मंदिर घूमने जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तिगवा का और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, तिग्गी नाम से आप बना सकते हैं, कुछ भी बना लीजिए, याद होना चाहिए वो आपको, क्योंकि तिगवा थोड़ा सा अलग नाम है ना, इसलिए कुछ ना किसी चीज से रिलेट जरूर करिएगा। तिग्गी नाम का व्यक्ति है जो वो विष्णु मंदिर में घूमने गया है मध्य प्रदेश में। पार्वती जी को नाचना बहुत पसंद है, मध्य प्रदेश में मिलेगा। शिव मंदिर जो है एक बहुत खोह में मिलेगा, और एक कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे एक और कौन सा मिला था, यहाँ पे भूमरा, तो ये भूमि में मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत भूमि में है, खोह में जाकर शिव मंदिर, दोनों मध्य प्रदेश में मिलेंगे। फिर एक आता है आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर, ये जरूर याद रखिएगा, दशावतार मंदिर कहाँ मिलेगा ऐसे पूछा जा सकता है, तो कहाँ मिलेगा, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। देवगढ़ भी याद रखना है, ललितपुर भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश। चाहे उत्तर प्रदेश वाले तो तीनों याद रखेंगे, और जो बाहर स्टेट वाले हैं वो ललितपुर ना भी याद रखें। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में मिलेगा आपको दशावतार, 10 अवतार का मंदिर, देवों के 10 अवतार का मंदिर उत्तर प्रदेश में मिलेगा, तो देवगढ़ दशावतार उत्तर प्रदेश।
फिर आता है आपका लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण जी का मंदिर हमने कहाँ बनाया है, हमने एक भीतर गांव में जाके बनाया है, कानपुर में। तो कानपुर में एक भीतर जगह पे जाकर, भीतर गांव में जाकर हमने लक्ष्मण जी का मंदिर बनाया। लक्ष्मण मंदिर, दशावतार, ये दोनों आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। शिव जी का मंदिर, पार्वती जी का, विष्णु जी का, ये सब आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज आपको और मिलेगी कि यह याज्ञवल्क्य स्मृति, अलग अलग स्मृतियां हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे, आपने शुरू में वेद पढ़ा है, उसके अलावा आपने पुराण पढ़े हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हैं, ऐसे ही स्मृतियां जो हैं वो आती हैं गुप्तों के टाइम पे। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। अब मैंने आपको बताया कि गुप्त के टाइम पे, गुप्त काल में, आपको गुप्त काल को पता है स्वर्ण काल भी कहते हैं। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, उसके अलावा मैथ्स हो गया, उसके अलावा मंदिर की आपकी जो आर्किटेक्चर की व्यवस्था है वो हो गई, और बहुत सारी चीजें, स्वर्ण मुद्रा आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी फील्ड में बहुत अच्छा विकास हुआ, इसलिए हम गुप्त काल को स्वर्ण काल बोलते हैं। लेकिन सोसाइटी में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो छुआछूत था वो एक अन्य लेवल पे पहुंच गया था। यहाँ पे आपको कायस्थ मिलेंगे, चांडाल मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग जिनका मतलब उनको छूना तो आप छोड़िए, अगर वो किसी रास्ते से जा भी रहे हैं तो उनको ना झाड़ू लेकर चलना पड़ता था। तो जैसे ही वो निकलेंगे तो उस रास्ते को साफ करते हुए चले, जिससे वो अपवित्र ना रहे। मतलब इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप देखेंगे छुआछूत पहुंच गया था गुप्तों के टाइम पे। तो याद रखिएगा, ये क्या था, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है कहाँ मिलेगा आपको, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलेगा, गुप्त काल के टाइम पे। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है एरण अभिलेख। पहली बार आपको लिखा हुआ कहीं पे सीधे सीधे अभिलेख में मिलता है कि सती प्रथा जो थी वो सोसाइटी में प्रचलित थी। यहाँ पे 510 ईसा पूर्व बोल रही हूँ, ईसा में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम वर्णन किसमें, भानुगुप्त, गुप्त शासक ही था आपका भानुगुप्त, उसके टाइम पे मिलता है कि उसके जो आपके सेनापति रहते हैं वो जाते हैं हूणों से युद्ध करने, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी रहती हैं वो सती प्रथा परफॉर्म करती है। 510 ईसा की बात कर रहे हैं, मतलब हम लगभग 500 एडी की बात कर रहे हैं। 500 एडी में सती प्रथा का प्रचलन अच्छा खासा था। ये कहाँ मिलता है हमें, एरण अभिलेख। एरण मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है, सागर में, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है ये एरण अभिलेख। वहां पे आपको सीधे सीधे मिलेगा सती प्रथा का प्रथम प्रमाण, लिखा हुआ प्रमाण मिलेगा। चला तो बहुत टाइम से आ रहा है, लिखा हुआ प्रमाण आपको 510 ईसा में मिलेगा। तो ये भी चीज आपको दिखेगी कि सोसाइटी में जो है, सोसाइटी जो है, समाज में काफी ज्यादा कुरीतियां आ गई थी गुप्त काल के टाइम पे, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था कला का, संस्कृति का, साइंस में हो रहा था, लेकिन सोसाइटी में बहुत ज्यादा कुरीतियां भी आ गई थी, ठीक है। जैसे अब वैश्यवृत्ति की जो महिलाएं थी वो गणिका कहलाती थी उस टाइम पे। वैश्यवृत्ति मतलब उस टाइम पे चल रहा था। जो वृद्ध वैश्याएं थी वो कुट्टनी कहलाती थी। अब ये सब जरूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, कुट्टनी, गणिका याद रखिएगा, ठीक है। वैष्णव धर्म को राजधर्म मानते थे इस टाइम पे। वैष्णव धर्म, आपका भागवत धर्म जो है उसका काफी प्रचार प्रसार होता है। राज चिन्ह क्या था इनका, गरुड़ था, ठीक है। अजंता की कुछ गुफाएं जो है वो महायान शाखा से रिलेटेड हैं। आपको भी पता है कि वो खुद थे हिंदू धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म को मानते थे, गरुड़ का राज चिन्ह ही बना रखा था, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार किया। जैसे कि आपको महायान शाखा अजंता की गुफाओं में, स्पेशली 16-17 में गुप्तकालीन जो थी उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है, चित्र को चित्रशाला, 17 नंबर की जो आपकी गुफा है उसको चित्रशाला हम कहते हैं। वहां जो भी चित्र बने हुए हैं तो वो चित्रशाला कहलाती है। चित्रशाला में बुद्ध जी के जन्म, जीवन और महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, ये जितनी भी आपकी घटनाएं थी उन सब से रिलेटेड वहां पे आपको चित्र मिलेगा, इसलिए उसको चित्रशाला भी कहते हैं। संख्या नंबर 17। इतना डिटेलिंग नहीं पूछेगा, बस ये याद रखेगा, अजंता में आपको क्या मिलेंगी, कुछ गुफाओं में पेंटिंग्स मिलेंगी, ठीक है, चित्र मिलेंगे, जहां पे बौद्ध धर्म से संबंधित आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और ये महायान शाखा से संबंधित है। यहाँ पे आपको एक बाघ की गुफा मिलेगी, धार, मध्य प्रदेश वाले इलाके में, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाघ की गुफाएं, एक तो किसके लिए है, ये गुप्तकाल से संबंधित है, कहाँ पे स्थित है, धार, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब रिलेट कैसे करेंगे कि बाघ के धारदार पंजे होते हैं, ठीक है, और गुप्त के टाइम पे जो है वो बाघ जो है वो धारदार पंजे होते हैं, और कहाँ पे ये गुफा मिलेगी, आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अभी हम और इससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। अभी हमने मंदिर पढ़ा, प्रशासन पढ़ा, इससे और जैसे आप साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, कालिदास वगैरह की रचनाएं हम पढ़ेंगे, तो वो चीजें भी पढ़ेंगे।
इतनी चीजें आप क्या करिएगा, याद करते हुए चलिएगा कि हमने मंदिर कहाँ पे कौन से पढ़े हैं। उसके अलावा जैसे राज चिन्ह, वैष्णव धर्म के बारे में, अजंता की गुफाओं में चित्रकला के बारे में हमने पढ़ा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।